Good evening, students. Let's start today's class. Yesterday, we discussed few things from our Unit 1, and today we will be continuing the same. So, yesterday, the last thing that we discussed was the graphical method, and also we discussed few points like the step of the algorithm. Okay, so let me just recapitulate. Step 1 of the algorithm is formulate the LP, that is linear programming. First of all, we have to formulate the LP. Then second step would be construct a graph and plot the constant lines. Then we have to, after this formulation of LP, that is linear programming problem, next step would be construction of a graph and then plotting the constants line. Third step would be determine the valid side of each constant line. So third step would be what? It would be determine the determination of the valid side of each constant line. Fourth step would be identifying your or identify the feasible solution region. feasible solution region क्या होगा वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा. फिफ्थ स्टेप जो होगा स्टेप 5 वो होगा प्लॉट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑन द ग्राफ. आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है वो ग्राफ पर में आपको प्लॉट करना होगा. And today we will be starting from step 6, that is find the optimum point. So let us discuss what the optimum point is. देखिए ऑप्टिमम पॉइंट वो पॉइंट है ना जहां पर कि ये सब जो आपने फॉर्मुलेट किया है प्रॉब्लम को, फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या प्रॉब्लम है, वो सारा लाइन जहां पर मिल जाता है, दैट इज द ऑप्टिमम पॉइंट्स. वही पॉइंट आपको बताता है कि ये डिसीजन लेने से आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज और लिमिटेशंस और कांस्टेंट का आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा. सो लेट अस सी optimum points. An optimum point always lies on one of the corners of the feasible region. ठीक है, feasible region जो हमने फॉर्मुलेट किया है, प्लॉट किया है ग्राफ में, वो कहां पर होगा? वो एक कॉर्नर में होगा ऑप्टिमम पॉइंट. ठीक है, सो एन ऑप्टिमम पॉइंट ऑलवेज लाइज ऑन वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द feasible region. हाउ टू फाइंड इट? You have to place a ruler on the graph sheet parallel to the objective function. जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपने फॉर्मुलेट किया है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपने जहां पे दिखाया है वहां का पैरेलल आपको रूलर को प्लेस करना होगा ग्राफ शीट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे. बी श्योर टू कीप द ओरिएंटेशन ऑफ दिस रूलर फिक्स्ड इन स्पेस. We only need the direction of the straight line of the objective function. Now begin from the far corner of the graph and tend to slide it towards the origin. और origin जहां पर है वहां पर लाइए, अपना लकीर खींच दीजिए, आप एक लाइन खींच दीजिए. ठीक है. If the goal is to minimize the objective function, क्या है कि yesterday we discussed लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या है, बेसिकली बिजनेस के टर्म्स में हमें ये देखना होता है कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है. तो मिनिमाइज किसको करना है भाई? बिजनेस में क्या मिनिमाइज कर सकते हैं हम लोग, क्या करना चाहिए मिनिमाइज? बट ऑब्वियस मिनिमाइज करना होता है कॉस्ट को. ठीक है, ये जो खर्चा जो भी एक्सपेंसेज है, मतलब ऐसा है कि एक कॉस्ट कटिंग होता है, एक कॉस्ट मिनिमाइजेशन होता है. तो कॉस्ट कटिंग मतलब हो गया कि कॉस्ट को पूरी तरह से उड़ा देना. मतलब वो कॉस्ट, मान लीजिए कोई पोस्ट अगर वैकेंट है, ठीक है, और कोई एक आदमी है जो दो काम कर सकता है, तो उसी का हम पैसा और बढ़ा देंगे, सैलरी बढ़ा देंगे, और उसी से वो काम भी अगर वो एलिजिबल है, अगर वो एफिशिएंट है तो उससे लेंगे, और वो पोस्ट को ही हम लोग क्या करेंगे, डिपार्ट से हटा देंगे. तो दैट इज कॉस्ट कटिंग. लेकिन एक है मिनिमाइजेशन. तो मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट तो हमेशा स्टार्ट रहता है बिजनेस में, हमेशा स्टार्ट से लेके एंड तक चलते रहता है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. तो ये आपको देखना होगा. इफ द गोल इज टू मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द रूलर विद द फिजिबल रीजन. तो अगर आपका मिनिमाइज करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, तो क्या करना होगा? फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो आपको रूलर का मतलब आपको क्या करना होगा? अगर मिनिमाइज करना है ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन को,
तो फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द रूलर विद द फिजिबल रीजन, ठीक है, ये करना होगा। विच इज क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन, आपको ऐसा पॉइंट ढूंढना होगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो कि फिजिबल रीजन है एंड विच इज क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन। दिस इज द ऑप्टिमम पॉइंट फॉर मिनिमाइजिंग द फंक्शन। यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा जी, यही पॉइंट आपका मिनिमाइज करने का पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमाइजिंग द फंक्शन। लेकिन मैक्सिमाइज भी करने का होता है, तो मैक्सिमाइज बिजनेस में क्या किया जाता है, मैक्सिमाइज जितना से जितना मैक्सिमाइज कर लीजिए आप प्रॉफिट को, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के बारे में सोचा जाता है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग हमको कहाँ हेल्प करता है, हम लोगों को, इफ द गोल इज टू मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो उस केस में क्या करना होगा, कैसे बनता है ऑप्टिमम पॉइंट्स, कहां से निकलता है, उस केस में if the goal is to maximize the objective function, then find the point of contact of the ruler with the feasible region। यहां भी आपको point of contact of the ruler with the feasible region find out करना होगा, which is farthest from the origin। अभी जब मिनिमाइज करना था तो क्या हो गया था, which is closest to the origin था, ओरिजिन के एकदम क्लोज में है, एकदम बगल में है, एकदम सटा हुआ है, क्लोजेस्ट। लेकिन अगर मैक्सिमाइज करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, तो कौन सा पॉइंट लेना होगा, फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन अभी एक लेमैन की भाषा में इसको समझते हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं कि कॉस्ट को अगर कटिंग मिनिमाइज करना है ना, तो छोटा छोटा कॉस्ट भी है उसको भी आप मिनिमाइज करने के बारे में आपको सोचना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए कि रूम में आपने फैन को ऑन करके रखा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जरूरत नहीं है, ठीक है। एक होता है कि जरूरत नहीं है तो भी फैन ऑन है, इलेक्ट्रिसिटी हमारा कंज्यूम हो रहा है, तो फैन तो ऐसे नहीं चल रहा है ना, फैन चलने में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है, कंपनी का बिल बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है। लेकिन अब छोटा सा चीज है, इसको आपको सिर्फ स्विच ऑफ करना होगा, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी, जरूरत है तो चलाइए, नहीं जरूरत है तो बंद कर दीजिए। तो बंद कर दीजिएगा तो कॉस्ट मिनिमाइज हुआ, और कॉस्ट जैसे ही मिनिमाइज हुआ तो उससे उसका अल्टीमेट इंपैक्ट क्या हुआ, अल्टीमेट इंपैक्ट हुआ कि प्रॉफिट, कॉस्ट बचा यानी कि प्रॉफिट बढ़ा, ठीक है। तो अभी जब छोटा से छोटा चीज क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन इन केस ऑफ मिनिमाइज, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है भाई, क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन कहां पे होगा, व्हेन मिनिमाइजिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इन केस ऑफ goal is to minimize the objective function, but in case of maximizing the objective function, ये क्या है, अभी देखिए मैक्सिमाइजिंग है तो आपको जो है ना, ये फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन, आपको फिजिबल रीजन के पास जो है रूलर को आपको फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन रखना होगा, उससे दूर रखना होगा, जितना दूर रख सकते हैं आप। दिस इज द ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमाइजिंग द फंक्शन। तो मैक्सिमाइजेशन के केस में क्या है, फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ये हो गया आपको ऑप्टिमम पॉइंट। ऑप्टिमम पॉइंट इन द केस ऑफ मैक्सिमाइजिंग इज द फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन, एंड इन केस ऑफ मिनिमाइजिंग द फंक्शन इट वुड बी क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन। ये आपको याद रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है ये। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सेवेंथ स्टेप है कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑप्टिमम पॉइंट। अब हमने क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट ढूंढ लिया है, कौन सा पॉइंट है ऑप्टिमम पॉइंट, ये हमने स्टेप 6 में सीख लिया कि कैसे बनाना है, क्या बनाना है, ऑप्टिमम पॉइंट कैसे निकालना है, क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट, मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन के केस में ये हमने सीख लिया है। अब नेक्स्ट जो है कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑप्टिमम पॉइंट। अब ये ऑप्टिमम पॉइंट का जो है ना आपको कोऑर्डिनेट्स आपको कैलकुलेट करना होगा। तो दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस। देखिए ये 7 स्टेप है एल्गोरिदम का, ठीक है, और ये 7 स्टेप थ्योरी में आएगा ना, इसमें तो क्वेश्चन कुछ नहीं था, ये थ्योरी में 10 मार्क्स का क्वेश्चन अगर लास्ट ईयर नहीं आया होगा तो इस साल आ सकता है भाई, लास्ट ईयर एग्जाम में नहीं आया होगा ना, तो ये
तो 7 स्टेप्स भी लिख दीजिएगा, उसको इलेबोरेट कर दीजिएगा, जो आपको समझ में आता है तो कुछ मार्क्स आपको मिल जाएगा। सो प्लीज इसको याद कर लीजिए। 7th स्टेप इज व्हाट? कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑप्टिमम पॉइंट। नाउ दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस। Once you locate the optimum point, you will need to find its coordinates. अब आपने लोकेट कर दिया ऑप्टिमम पॉइंट को, उसके बाद क्या करना होता है? यू विल नीड टू फाइंड इट्स कोऑर्डिनेट्स। तो आपको उसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना होगा। दिस कैन बी डन बाय ड्रॉइंग टू परपेंडिकुलर लाइंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस and noting down the coordinates. कैसे कर रहे हैं इसको? This can be done by drawing two perpendicular lines from the point onto the coordinate axis and noting down the coordinates. Next जो बात इसमें बताया गया है वो ये है, otherwise you may proceed algebraically also. अलजबरा का फॉर्मूला यूज करके भी आप इसको बना सकते हैं। एक तो एल्गोरिथम वाला हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करने पर एक्सिस में कोऑर्डिनेट्स को आप बना रहे हैं। दूसरा है अलजबरा का भी फॉर्मूला यूज करके बना सकते हैं। अदरवाइज यू मे प्रोसीड algebraically also if the optimum point is at the intersection of two constant lines. अगर मान लीजिए ऑप्टिमम पॉइंट जो है टू कॉन्स्टेंट्स लाइन के पास है, ठीक है, एंड फाइंड इट बाय सॉल्विंग अ सेट ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। द ऑप्टिमम पॉइंट गिव्स यू द वैल्यूज ऑफ द डिसीजन वेरिएबल्स नेसेसरी टू ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये वेरिएबल क्या होता है? जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने का क्षमता है आपका, ऑर्डर आ गया 1500 यूनिट का ऑर्डर आ गया, डिमांड आ गया, कुछ ऐसा ऑर्डर मिल गया, टेंडर मिल गया कुछ आपको, तो आप क्या कीजिएगा? ऑर्डर छोड़ तो नहीं दीजिएगा, ऑर्डर को आप फुलफिल कीजिएगा। रॉ मटेरियल बट ऑब्वियस लगेगा ही एक्स्ट्रा 500 का। यहाँ जो मेन पॉइंट मैंने बताया वेरिएबल कॉस्ट में, क्या बताया था? लेबर कॉस्ट है जैसे, तो लेबर कॉस्ट में क्या करना होगा? जो कांस्टेंट है दैट इज द कांस्टेंट थिंग, वेरिएबल थिंग, ठीक है। सो द ऑप्टिमम पॉइंट गिव्स यू द वैल्यूज ऑफ द डिसीजन वेरिएबल्स नेसेसरी टू ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। टू फाइंड आउट द optimized objective function, one can simply put in the values of these parameters in the equation of the objective function. Simply उसका वैल्यू जो है ना उस पैरामीटर में डाल दीजिए इक्वेशन में। You have found your solution. अब आपका सॉल्यूशन मिल गया। Worried about the execution of this seemingly long algorithm? क्या इससे आपको चिंता हो रहा है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, इसको मैं रीड आउट करता हूं। एक क्वेश्चन जरा समझिए ध्यान से। A health conscious family wants to have a very well controlled vitamin C rich mixed fruit breakfast. A health conscious family wants to have a very well controlled vitamin C rich mixed fruit breakfast, which is a good source of dietary fiber as well, in the form of 5 fruits serving per day. ठीक है, देखो, they choose apples and bananas as their target fruits, which can be purchased from an online vendor in bulk at a reasonable price. ठीक है, अब हेल्थ कॉन्शियस फैमिली है और वो चाहता है कि विटामिन सी से भरपूर जो है ना उसका ब्रेकफास्ट हो, क्योंकि उसमें वो फाइबर भी है एंड विटामिन सी भी है, आयरन भी है बनाना में, ठीक है, एंड एप्पल्स में। तो और क्या है कि इन द फॉर्म ऑफ 5 फ्रूट सर्विंग पर डे, एक दिन में 5 फ्रूट उसको खाना है। दे चूज एप्पल्स एंड बनाना एज देयर टारगेट फ्रूट्स, 2 फ्रूट उसने चूज किया है, एप्पल्स एंड बनाना।
जिसको कि आप ऑनलाइन या कहीं से भी खरीद सकते हैं। जब ज्यादा खरीदिएगा तो कम दाम में रीजनेबल प्राइस में मिलेगा, और कम खरीदिएगा तो ज्यादा प्राइस देना होगा। तो बनाना कॉस्ट 30 रुपीज पर डजन, ठीक है, 30 रुपीज per dozen, 6 servings, and apples cost 80 rupees per kg, 8 servings, ठीक है। Given one banana contains 8.8 mg of vitamin C, देखिए कितना कितना है उसमें विटामिन सी, वो भी बताया गया है। So one banana contains 8.8 mg of vitamin C and 100 to 125 grams of apples। एक एप्पल क्या है, कम से कम 100 ग्राम का होता होगा, एक बड़ा साइज का, या 125 ग्राम का। तो and 100 to 125 grams of apples, that is one serving, contains 5.2 mg of vitamin C, ठीक है। देखिए एक बनाना में जितना आपको विटामिन सी है, एक एप्पल में उससे कम होता है, ठीक है। Now every person of the family would like to have at least 20 mg of vitamin C daily। जितने मेंबर है ना फैमिली में, सबको कम से कम 20 mg विटामिन सी का चाहिए, डेली चाहिए। बट वुड लाइक टू कीप द इनटेक अंडर 60 mg। 20 mg तो चाहिए, लेकिन 60 mg तक रखना है इसको, ठीक है, मैक्सिमम। हाउ मच फ्रूट सर्विंग्स वुड द फैमिली हैव to consume on a daily basis per person to minimize their cost। ये बात हो गया भाई कि बनाना इतना है, आपको डेली चाहिए। कितना एमजी लेना है, वो देखिए कहां पर लीनियर प्रोग्रामिंग का आपको यूज पड़ता है, ये क्वेश्चन है। तो कितना जो है सो मिनिमाइज, कॉस्ट भी मिनिमाइज हो जाएगा, खरीदना पड़ेगा कम आपको, और आपका जो इनटेक है उसमें 60 mg तक या 20 mg मिनिमम आपको, एटलीस्ट 20 mg लेना है विटामिन सी, लेकिन आप जो है मैक्सिमम आप 60 mg तक ले सकते हैं। तो कॉस्ट को कैसे आप मिनिमाइज कीजिएगा, ये एक छोटा सा एग्जांपल है, घरेलू एग्जांपल, डोमेस्टिक एग्जांपल है। इसी को बिजनेस के टर्म्स में कुछ और रेफरेंस में कुछ और कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आंसर देखिए क्या है। We begin stepwise with the formulation of the problem first. The constant variables x, that is number of bananas serving taken, and y, देखिए x क्या ले लिया, x वेरिएबल है, y वेरिएबल। x को लिया है क्या, नंबर ऑफ बनाना सर्विंग, ठीक है, एंड y लिया गया है नंबर ऑफ सर्विंग ऑफ एप्पल्स टेकन। लेट अस फाइंड आउट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन नाउ। अब आपको ऑब्जेक्टिव देखिए कैसे फाइंड आउट हो रहा है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो कॉस्ट ऑफ अ बनाना सर्विंग इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 6 रुपीज इक्वल्स टू 5 रुपीज, ठीक है। Thus the cost of x banana servings equals to 5x rupees। कॉस्ट ऑफ x बनाना कितना हो जाएगा, x नंबर ऑफ बनाना कैसे निकालेंगे, सर्विंग्स इक्वल्स टू 5 रुपीज करके है, पर बनाना का कॉस्ट पड़ रहा है, तो x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दैट इज द कॉस्ट ऑफ x बनाना सर्विंग्स इक्वल्स टू 5x रुपीज। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ एन एप्पल सर्विंग्स इक्वल्स टू 80 divided by 6 rupees. How much it is coming? It is coming 10 rupees. Thus, the cost of y apple servings equals to 10y rupees। अगर मान लीजिए कोई टू एप्पल्स अगर इनटेक कर रहा है, ले रहा है ब्रेकफास्ट में, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। सो टोटल कॉस्ट इज रेफर्ड हियर एज कैपिटल C। टोटल कॉस्ट वुड बी हाउ मच, 5x प्लस 10y। y हो गया y किसका हो गया, y हो गया एप्पल का, एंड x हो गया बनाना का। तो 5x प्लस 10y हो गया टोटल कॉस्ट। तो ये हमने फाइंड आउट किया। अब कांस्टेंट फाइंड आउट कर, कांस्टेंट क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। विद इन ब्रैकेट नॉन निगेटिव नंबर ऑफ सर्विंग्स। देखिए ये निगेटिव नंबर ऑफ सर्विंग्स नहीं हो सकता है, निगेटिव नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स नहीं हो सकता है, वेरिएबल्स।
क्योंकि निगेटिव रहने से वैल्यू नहीं आएगा ना, तो इसलिए नॉन निगेटिव है यानी कि पॉजिटिव है। ठीक है, सो टोटल विटामिन सी इनटेक, पहला जो इक्वेशन बना 8.8x plus 5.2y is greater than equal to 20, and the second equation would be 8.8x plus 5.2y lesser than equal to 60. Next slide please. Next slide. तो वो हमने फॉर्मुलेट कर लिया प्रॉब्लम को, ये फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम हमने कर लिया लास्ट स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड में। नाउ लेट अस प्लॉट अ ग्राफ विद द कांस्टेंट इक्वेशन। अब ये कांस्टेंट इक्वेशन पे एक ग्राफ बनाते हैं। देख लीजिए, ये ग्राफ है आपके सामने में। ये रेड मार्क्स वाला जो है ना, रेड मार्क है एंड एक ब्लू मार्क है। तो रेड मार्क्स वाला जो है वो इक्वेशन 1 का आपको ग्राफ है 8.8x प्लस 5.2y इक्वल्स टू 20, वो पहला इक्वेशन का है। और दूसरा इक्वेशन जो है हमारा वो है 8.8x प्लस 5.2y इक्वल टू 60। ठीक है, लेसर देन इक्वल टू 60 था, एंड पहला इक्वेशन में मोर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू 20 था। तो ये रेड जो लाइन है, रेड लाइन हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन का, एंड जो ब्लू लाइन है वो हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन का। टू चेक फॉर द वैलिडिटी ऑफ द इक्वेशंस, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन 1। फर्स्ट इक्वेशन में x वैलिड, अब इक्वेशन का वैलिडिटी जानने के लिए आप जो है x के जगह में 0 मैंने डालिए एंड y के जगह में y इक्वल्स टू 0 डालिए इन इक्वेशन 1। क्लियरली इट डजंट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। ये हमारा इक्वेशन क्या करता है, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। कैसे नहीं करता है, अब देखिए x के जगह में 0 डाल देंगे तो 8.8 मल्टीप्लाइड बाय 0, हाउ मच 0, एंड 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 0 अगेन 0, so 0 plus 0 is how much 0, and would the two 0 become or will be equal to 20? No, never. 0 never becomes equals to 20. So what they are saying, clearly it doesn't satisfy the inequality. ठीक है, therefore therefore we must choose the side opposite to the origin as our valid region. तो वैलिड रीजन में क्या है, अपोजिट टू द ओरिजिन हमको चूज करना होगा। सिमिलरली द साइड टुवर्ड्स द ओरिजिन इज द वैलिड रीजन फॉर इक्वेशन 2। अब देखिए इसमें फिजिबल रीजन आपको निकालना है। ठीक है, एज पर द एनालिसिस एबव, द फिजिबल रीजन फॉर दिस प्रॉब्लम वुड बी द वन इन बिटवीन द रेड एंड ब्लू लाइन्स इन द ग्राफ। तो फिजिबल रीजन कौन सा होगा जी, ये दोनों लाइन जो है ना, रेड लाइन एंड ब्लू लाइन, उसके बीच में जो है ना, वुड बी इन बिटवीन, बीच में जो है, जो 5 के पास है, 0 5 10 है ना, 5 के पास है। यहां भी देख लीजिए आप, ये 5 बीच में है, रेड लाइन के अपर में 5 है एंड ब्लू लाइन के नीचे में 5 है। तो ये हमारा इन बिटवीन लाइंस हो गया ग्राफ में। तो यही हमारा फिजिबल रीजन है। ठीक है, for the direction of the objective function, let us plot 5x plus 10y equals to 50. Next slide please. अब देखिए इस स्लाइड में पहला जो इक्वेशन था वो भी, और दूसरा जो इक्वेशन था, पहला जो लास्ट जो ग्राफ हमने देखा था वो भी ग्राफ है। अब एक तीसरा इसमें लाइन ड्रॉ किया गया है। ठीक है, फिजिबल रीजन के लिए, दैट इज 5x प्लस 10y इक्वल्स टू 50। 50 के लिए एक और लाइन ग्रीन कलर का इसमें ड्रॉ किया गया है। ठीक है, वो भी 5 को टच करता है और यहां पर में 10 को टच करता है। देख लीजिए आप, ये एक लाइन ड्रॉ किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ
take a ruler and place it on the straight line of the objective function. Now take a ruler and place it on the straight line of the objective function. Start sliding it from the left end of the graph. What do we want here? We want the minimum value of the cost, that is the minimum value of the optimum function C. C का मतलब क्या हुआ, जो टोटल कॉस्ट था, ठीक है, बनाना और एप्पल का जो सर्विंग का जो कॉस्टिंग हो रहा है ना, दैट इज C. So we want the minimum value of the cost, that is the minimum value of the optimum function C. Thus, we should slide the ruler in such a way that a point is reached which, number one, which lies in the feasible region. देखिए ऐसा एक पॉइंट आपको ड्रॉ करना होगा रूलर से जो कि which lies, that point lies in the feasible region, and also it is closer to the origin as compared to other points. तो सबसे पहला क्या है कि it lies in the feasible region, and also second point is that it is closer to the origin as compared to the points. This would be our optimum point. यही हमारा optimum point होगा. I have marked it as P in the graph. ठीक है? So that point has been, feasible region has been, optimum point has been marked as P. Next slide में देखेंगे हम लोग P. So that point has been marked as the P, optimum point. It is the one which you will get at the extreme right side of the feasible region here. वो P जो है ना आपका क्या ऑप्टिमम पॉइंट है, और ऑप्टिमम पॉइंट को दिखाया गया है P से, उसको डिनोट किया गया है P से बताया गया है ग्राफ में. So it is the one which you will get at the extreme right side of the feasible region. Please go to the next slide. अभी देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए P है ना, जहां पे कि ग्रीन लाइन एंड रेड लाइन कट हो रहा है और एक P करके डिनोट किया गया है. सो दैट इज योर ऑप्टिमम पॉइंट. ठीक है जी, ये ऑप्टिमम पॉइंट आ गया हमारा P वाला, तो वही बताया जा रहा है. नेक्स्ट स्लाइड. Now we must calculate the coordinates of this point. To do this, just solve the simultaneous pair of linear equations. अब ये आपको सॉल्व करना होगा. कैसे सॉल्व कर रहे हैं आप? y equals to 0. So 8.8x plus 5.2y equals to 0. ये हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था. We will get the coordinates of P as 2.27 and 0. तो क्या आएगा कोऑर्डिनेट्स में? इसको सॉल्व कीजिएगा तो it will be 2.27. कैसे आया? 8.8x plus 5.2y equals to 0 है, तो y के जगह में 0 पुट कीजिए, तो कैसे होगा? 8.8x plus 5.2y, y के जगह में 0 रखेंगे, तो 0 multiplied by 5.2, how much? 0. So 8.8x plus 0 equals to 20. Now 8.8x equals to 20. So x equals to 20 divided by 8.8. How much it is coming? 2.27. So we will get the coordinates of P as 2.27 and 0. ये coordinates हो गया, ठीक है, P का. This implies that the family must consume 2.27 bananas and 0 apples to minimize their cost and function according to their diet plan. देखिए फैमिली ने सोचा था कि भाई विटामिन सी रिच होता है डाइटरी में लेने के लिए ब्रेकफास्ट में, और साथ ही साथ जो है फाइबर भी उसमें होता है, और दो ऑप्शन उसने रखा. क्या ऑप्शन रखा? बनाना एंड एप्पल.
एप्पल में कितना मिलता है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बनाना में कितना मिलता है उतना दिया हुआ है, mg कितना mg का मिलता है विटामिन सी। अब दोनों उसका लेने का था और दोनों का कॉस्टिंग दिया हुआ 80 रुपीज करके, एक का कॉस्टिंग है, एक का 30 रुपीज करके कॉस्टिंग था। अब ये हमने क्या किया, उसको मैथमेटिकल फॉर्मूला से डाला और हमारा जो पर्पस था कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, लेकिन जो जो ब्रेकफास्ट में लेना है इनटेक वो भी लेना भी है, लेकिन कॉस्ट भी कम होना चाहिए। तो आपने देखा कि एप्पल्स में जितना मिलता है, एक एप्पल में जितना मिलता है 100 टू 125 ग्राम में कितना mg का विटामिन सी मिलता है, वो कम है कंपेयर टू वन बनाना में। वन बनाना में जितना मिलता है एप्पल में कम मिलता है। तो दोनों में कॉस्टिंग है और दोनों में सेम चीज है, एक में ज्यादा है एक में कम है। ऑब्वियसली बनाना का दाम कम है। तो यहां से एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाल करके और इन लोगों ने अपना कॉस्ट के हिसाब से अपना डाइट प्लान को बनाया कि वी विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एज 227, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी 2.270। दिस इंप्लाइज दैट फैमिली मस्ट कंज्यूम 2.27 बनाना। जब उसको 2.27 बनाना लेना चाहिए या ले सकता है, एंड एप्पल का जरूरत नहीं है कॉस्टिंग बढ़ाने के लिए। देयर कॉस्ट एंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर डाइट प्लान। तो ये एक डाइट प्लान लेकर के हम लोगों ने एक एग्जाम्पल को समझा, और ये सातों जो स्टेप है ना जो हमने पहले पढ़ा है, ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है बिजनेस के टर्म्स में। तो छोटा सा एक एग्जाम्पल था, ये जो ग्राफिकल मेथड में हमने एल्गोरिदम को सेट किया, फॉर्मुलेट किया, लीनियर प्रोग्रामिंग से बनाया है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि ब्रेकफास्ट में बनाना लेना है और क्या लेना है, उस हिसाब से हमने इसको देखा है। तो जब बिजनेस के टर्म्स में है कि रॉ मटेरियल लेना है, कौन सा लेना है, लेबर लगाना है नहीं लगाना है, क्या करना है, उसको अगर इस तरह से अगर सॉल्यूशन निकाला जाए तो कितना बेनिफिट हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन नॉर्मली लोग नहीं करते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होता है। इसलिए ये सब्जेक्ट का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट साइंस का। बेसिकली this topic is of economics and engineering and mechanical engineering and operation research, but still we have to study it in management just to see how it is applicable. Next slide please. Please go to the next slide. Now there is question, the question is that what is the purpose of graphical method? एग्जाम में आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्राफिकल मेथड? आंसर लिखिएगा, ग्राफिकल मेथड इन टर्म्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो आंसर है इसका होगा, वी यूज अ ग्राफिकल मेथड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स by finding out the maximum or lowermost point of the intersection on a graph between the objective function line and feasible region। देखिए सबसे पहले ग्राफ में क्या है, क्या क्या हमने किया जी, आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है, फिर आपको फिजिबल रीजन ढूंढना है, उसको ऑप्टिमम पॉइंट निकालना है। तो उसी के बारे में बता रहा है कि what is the purpose of graphical method? The purpose of graphical method is we use a graphical method of linear programming for solving the problems by finding out the maximum, और मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, वही बात आ गया। फिर find out the maximum or lowermost point of the intersection on a graph between the objective function line and the feasible region, और इसके ऊपर में डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू सॉल्व द linear programming problem with the help of a graphical method? पहले तो था कि क्या यूज है, अब इसका है कि कैसे आप सॉल्व करते हैं। हाउ डू यू सॉल्व द linear programming problem with the help of LPP, with the help of a graphical method? The answer is, we can solve the linear programming problem with the graphical method
बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई थ्योरी। आपको प्रैक्टिकल और क्वेश्चन नहीं आता है समझ में, ग्राफ वगैरह नहीं आता है बनाने के लिए, तो आप प्लीज थ्योरी को याद कर लीजिए। देखिए क्या सब स्टेप है। स्टेप वन, फर्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट ऑफ ऑल formulate the LP problem. First of all you have to formulate the linear programming problem. LP मतलब समझ लीजिएगा linear programming, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है, देन मेक अ ग्राफ एंड प्लॉट द कांस्टेंट लाइंस ओवर देयर। तब क्या कीजिए, ग्राफ बनाइए और उसमें कांस्टेंट लाइंस को रखिए वहां पर। थर्ड स्टेप इज डिटरमाइन द वैलिड पार्ट ऑफ ईच कांस्टेंट लाइन। फोर्थ स्टेप इज रिकॉग्नाइज द पॉसिबल सॉल्यूशन एरिया। फिफ्थ स्टेप इज प्लेस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन द ग्राफ। अभी आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मिनिमाइज करना है कि मैक्सिमाइज करना है, ये इस फंक्शन को ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ ये आपका, इसको आप ग्राफ में प्लेस कीजिए। फाइनली फाइंड आउट दी ऑप्टिमम, आप ऑप्टिमम पॉइंट निकालिए छठा पॉइंट में। तो यही आपका स्टेप, और ये 6 स्टेप प्लीज याद कर लीजिएगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफिकल मेथड, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्राफिकल मेथड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, ये पक्का आएगा क्वेश्चन। छोटा सा है, कम से कम 10 मार्क्स का, इसको इलेबोरेट करके आप ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द ग्राफिकल मेथड फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इसका आंसर है, फॉर ग्राफिकली सॉल्विंग a pair of simultaneous equations, firstly we have to draw a graph of both the equations simultaneously. We have two straight lines crossing each other at a common point which provides the solution of this pair equations. So what is the answer? For graphical solving a pair of simultaneous equations, first of all we have to draw a graph of both the equations simultaneously. We have two straight lines crossing each other at a common point which provides the solution of this pair of equations. देखिए एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि ये जो हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है बनाना और एप्पल वाला, ब्रेकफास्ट वाला जो है, उसमें क्या है ना, ये सब सारा सॉल्यूशन और ये सब सारा प्रॉब्लम बनाने के लिए आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। नॉलेज का इसमें की पार्ट क्या है कि बनाना में कितना विटामिन सी है और एप्पल में कितना विटामिन सी है। बनाना भी खाते हैं हम लोग, एप्पल भी खा लेते हैं, कुछ और भी खा लेते हैं, लेकिन शरीर को, बॉडी को कितना चाहिए एक टाइम में, कितना कैलोरी चाहिए, तो ये सब सारा इंफॉर्मेशन रहेगा आपके पास में, तभी ये कैलकुलेट हो पाएगा। उसी तरह से बिजनेस में कौन सा पॉइंट है और क्या पॉइंट लेना है, तो ये सब चीज आपके पास, अनलेस एंड अनटिल you have the full information, complete information, can you take the advantage of this linear programming? Never. So you must have the knowledge, proper knowledge of each and everything, then only you can derive maximum benefit out of it. ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Please move to the next. Now next thing is, what is graphical interpretation? The answer is, a graphical interpretation proposes a number of valuable problem solving methods. ये जो देखिए क्या है ना, ये सब तो एक, जैसे क्वेश्चन में क्या था, एप्पल एंड बनाना वाला प्रॉब्लम में एक क्वेश्चन था। अब उस क्वेश्चन को क्या किया हमने, अलग अलग पार्ट निकाला, उसका कितना प्राइस पड़ रहा है, कितना उससे विटामिन या विटामिन सी मिल रहा है, कितना डजन है, कितना पीस लेना है, तो ये हमने निकाला। तो वो क्या किया, एक मैंने वो एक सिंपल बात था, उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में, उसको इक्वेशन में फिर हमने बनाया। इक्वेशन में बनाने के बाद फिर उसको ग्राफ में बनाया, फिर देखा कि कहाँ पर आ रहा है ऑप्टिमम पॉइंट। तो उसी तरह से बता रहा है कि व्हाट इज ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। अब आप ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कर दीजिएगा तो सबके समझने की बात तो है नहीं। जो जिसको जानकारी है लीनियर प्रोग्रामिंग का वही समझ पाएगा, वो भी समझ पाएगा कि नहीं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अलग अलग चीज के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तो वही इसीलिए आपको
एज ए फाइनेंस मैनेजर नॉलेज होना चाहिए, तभी आप मैनेजमेंट को रिपोर्ट दे पाइएगा. So a graphical interpretation proposes a number of valuable problem solving methods. For example, finding the greatest value of a non-stop differentiable function fx, f stands for function fx, defined in some interval and less than equal to x less than equal to b. आया समझ में? ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन proposes a number of valuable problem solving methods. For example, finding the greatest value of a non-stop differentiable function fx and defined in some interval and and x lesser than equal to x and lesser than equal to b. Next slide, please. Next slide, please. Now, this is also in our syllabus, that is simplex method, and this is also important in this linear programming chapter. ठीक है जी. तो simplex method क्या है? The simplex method is a widely used algorithm for solving linear programming. तो सिंप्लेक्स मेथड पक्का आएगा ही आएगा. 1 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है छोटा सा. क्या लिखा है? द सिंप्लेक्स मेथड इज अ वाइडली यूज्ड एल्गोरिदम. सबसे पहले तो ये है क्या? तो ये एल्गोरिदम है फॉर सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. तो एलपीपी को सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिदम है और जो वाइडली यूज होता है. इट सिस्टमैटिकली कंसिडर्स वर्टिसेस, दैट इज कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन defined by the constants until it finds the optimal solution. मतलब एक feasible region जो है ना, ये ढूंढते रहेगा जब तक कि एक ऑप्टिमल इसका सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है. Here is a step by step outline of how the simplex method works. Simplex method कैसे काम करता है उसका एक स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है. देखिए क्या है. पहला है स्टेप ऑफ द आउटलाइन ऑफ द सिंप्लेक्स. फॉर्मुलेट द एलपीपी. सबसे पहले तो हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मुलेट करना है जी. क्या करना है? क्या प्रॉब्लम है उसको पहले फॉर्मुलेट कीजिए. तो फॉर्मुलेटिंग ऑफ द एलपीपी, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को आपको फॉर्मुलेट करना होगा. स्टार्ट विद द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है. मैक्सिमाइज सी टी एक्स subject to ax equals to b and x is greater than equal to 0. तो क्या है? फॉर्मुलेट द एलपीपी. स्टार्ट विद द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म. और उसके बाद क्या है? मैक्सिमाइज सी टी एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स इक्वल्स टू बी एंड एक्स इज मोर देन इक्वल्स टू बी. वेयर सी इज द वेक्टर. अब सी क्या है इसमें? सी इज the vector of coefficient of the objective function to maximize. C क्या है? C is the vector of coefficients of the objective function to maximize, and A is the constant matrix. A हो गया constant matrix, C हो गया vector of coefficients of the objective function. And what is B? B is the vector of constants of the right hand side. B क्या हो गया? Vector of the constants on the right hand side. And X is the vector of decision variables. इसमें सब कुछ आ गया. देखिए आपको आ गया इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया. ठीक है. डिसीजन वेरिएबल्स आ गया एंड कांस्टेंट चीज आ गया. ये तीनों चीज आ गया. और ये लीनियर प्रोग्रामिंग चारों तरफ से जो घूमता है इसी तीन चीज के बीच में रहता है. कांस्टेंट में कांस्टेंट हो गया एक चीज, दूसरा हो गया वेरिएबल हो गया. ठीक है. डिसीजन वेरिएबल्स कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब क्या है? जिस चीज का मतलब जैसे कि लिमिटेशंस है, स्कैरसिटी है. ठीक है, वो हो गया. डिसीजन वेरिएबल हो गया. और तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव मिनिमाइज करना है कि मैक्सिमाइज करना है. सेकेंड स्टेप है इनिशियलाइज द सिंप्लेक्स टेबल्यू. टेबल्यू मतलब क्या हुआ? सीधा टेबल बनाना समझ लीजिए मोटा मोटी आप. ठीक है.
तो सेकेंड स्टेप इज इनिशियलाइज द सिंप्लेक्स W. Construct an initial simplex W from the given constants and objective function. अब आप टेबल बनाइए और किससे बनाइएगा, जो दिया हुआ है प्रॉब्लम उससे बनाइए, उससे बनाना होगा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. थर्ड स्टेप है सिलेक्ट द एंटरिंग वेरिएबल्स. अब आपको क्या करना होगा, एंटरिंग जो वेरिएबल्स है ना उसको सेलेक्ट कीजिए. Identify the most negative coefficient in the objective row if maximizing. अगर मैक्सिमाइज करना है तो आइडेंटिफाई, तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना होगा, द मोस्ट नेगेटिव कोएफिशिएंट इन द ऑब्जेक्टिव रो, उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा. ठीक है, अगर मैक्सिमाइज करना है तो. और द मोस्ट पॉजिटिव कोएफिशिएंट, अगर मिनिमाइज करना है तो पॉजिटिव कोएफिशिएंट, एंड मैक्सिमाइज करना है तो नेगेटिव कोएफिशिएंट. देख लीजिए, मैक्सिमाइजेशन में नेगेटिव एंड मिनिमाइजेशन में पॉजिटिव कोएफिशिएंट. This variable will enter the basis to improve the objective function. What will it do? This variable will enter the basis to improve the objective function. ये हो गया सेकेंड स्टेप. हमारा थर्ड स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप, determine the existing variables. Now you have to determine the exiting variables. Now calculate the minimum ratio test to determine which variable currently in the basis should leave the basis. So here what we need to do, determine the exiting variables. How? Now we have to calculate the minimum ratio test to determine which variable currently in the basis should leave the basis. This ensures that the new basic solution remains feasible. Now the next step is update the W. Now you have to do what you have to do. We have to perform row operations to pivot the W around. देखो pivot भी एक मेथड है. pivot आपने एक्सेल में भी पढ़ा होगा, pivot मेथड. ठीक है, एक्सेल जो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है ना उसमें भी होता है चीज. So perform row operations to pivot the W around the entering and exiting variables. Now this step updates the W to reflect the new basic feasible solution. Sixth step is iterate. Now repeat step 3 to 5. 3 से 5 तक का जो स्टेप है ना, 3, 4, 5, इसको आपको रिपीट करना है. कब तक करना है? Until no further improvement in the objective function. तो ये आपको रिपीट करते रहना होगा भाई, इसको रिपीट करते रहिए. तीसरा क्या है, सेलेक्ट द एंटरिंग वेरिएबल. चौथा क्या है, डिटरमाइन द एग्जिटिंग वेरिएबल्स. एंड पांचवा क्या है, अपडेट द W. ये 3, 4, 5 जो स्टेप है ना इसको आपको रिपीट करना होगा. तो रिपीट द स्टेप्स 3 to 5 until no further improvement in the objective function value can be achieved, or until all coefficients in the objective row are non-negative for maximization or non-positive for minimization. Next slide please. अभी जो सेवंथ उसका स्टेप है वो क्या है, सॉल्यूशन इंटरप्रिटेशन. अब आपने ये सब कर लिया, अब आपको सॉल्यूशन को इंटरप्रेट करना. वंस द iterations are complete, interpret the final W to extract the optimum solution. The objective function value is found in the bottom right corner of the W. The values of the decision variables, basic variable, are found in the columns corresponding to the basic variables in the W. Now principles of simplex method. We explain the principle of the simplex method with the help of the two variables linear programming problem. ठीक है, देखिए एग्जांपल है 5x
maximize, example is maximize 50x1 plus 60x2 subject to 2x1 plus x2 less than equal to 300, 3x1 plus 4x2 less than equal to 509, 4x1 plus 7x2 less than equal to 812, x1 is more than equal to 0 and x2 is more than equal to 0. Now solution is, we introduce variable x3 is greater than 0, x4 is greater than 0 and x5 are O, so that the constant becomes equations. Now 2x1 plus x2 plus x3 equals to 300, that is given. 3x1 plus 4x2 plus 4x equals to how much? 509, and 4x1 plus 7x2 plus 5 plus x5 equals to 812. Next slide, please. Please move to the next slide. The variables x3, x4 and x5 are known as the slack variables. So yesterday we discussed about the slack variables. What is slack variables? देखिए, slack variables are basically are those variables which are introduced into linear programming, okay, so that the inequalities constants can be replaced by equality. तो स्लैक वेरिएबल क्या है? वैसा वेरिएबल है जो कि लिनियर प्रोग्रामिंग में जिसको इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि जो इनइक्वालिटी कांस्टेंट्स है ना उसको रिप्लेस किया जा सके इक्वालिटी कांस्टेंट्स. दैट इज व्हाट द स्लैक वेरिएबल इज. तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व किया है प्रीवियस स्लाइड में, x4 एंड x5, ये x4 एंड x5, x3, पहला इक्वेशन में x3, दूसरा इक्वेशन में x4 एंड तीसरा इक्वेशन में x5, ये क्या है? हमारा स्लैक है. इसको हमने अपने से उसमें इंट्रोड्यूस किया है टू फॉर व्हाट पर्पस? टू रिप्लेस द इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में रिप्लेस करने के लिए हमने उसको इंट्रोड्यूस किया है. So the variables x3, x4 and x5 are known as slack variables. इसको हमने इंट्रोड्यूस किया है, क्वेश्चन में था नहीं, इसको हमने इंट्रोड्यूस किया. This is known as the slack variables. Corresponding to the three constants, the system of equations have 5 variables, including the slack variables and 3 equations. Next slide, please. Next, our next slide is basic solution. So in the system of equations, are presented above, we may equate any two variables to 0. The system then consists of 3 equations with 3 variables. If this system of 3 equations with the 3 variables is solvable, such a solution is known as basic solution. अगर ये होता है चीज तो क्या होता है? In the system of equations as represented above, we may equate any two variables as to 0. The system then consists of 3 equations with 3 variables. If this system of 3 equations with 3 variables is solvable, such a solution is known as basic solution. In the example considered above, suppose we take x equals to 0, x2 equals to 0. The solution of the system with remaining 3 variables, that is x3 equals to 300, x4 equals to 509 and x5 equals to 812. This is a basic solution of the problem of the system. The basic solution हो जाएगा. Now the variables x3, x4 and x5 जो कि हमारा slack variable भी है, x3, x4 and x5 जो कि additional है, are known as basic variables, while the variables x1, x2 are known as non-basic variables. So what are the non-basic variables? Variables which are equated to 0. 0.
Since there are three equations and five variables, the two non-basic variables can be chosen in 5C2 equals to 10 ways. Thus, the maximum number of basic solution is 10 for in some cases, and three variables, three equations problems may not be solvable. So in the general case, if the number of constants of the linear programming problem is m and the number of variables including the slack variable is n, then there are at most ncn minus m equals to ncm, and c capital small m, it becomes the basic solutions. Next slide please. Please go to the next slide. So far we have discussed uh, the nature of management, science, meaning and scope, decision making, linear programming we have discussed, problems we have discussed, meaning of linear programming we have discussed, general mathematical formulation of the linear programming we have discussed, feasible point, optimal point, feasible and optimal solutions we have discussed, we have covered, graphical analysis we have covered, simplex method we have covered. Now we have come towards the last part of the unit 1, that is advantages and disadvantages of linear programming. Okay, so this is also, this again I am telling you that this topic is also very important. Which topic? The advantages and disadvantages of linear programming. Okay, so let us see what are the advantages of linear programming. Please memorize it. My humble request to all the students, please memorize it. कम से कम इसको याद कर लीजिए भाई, अगर और सब चीज समझिए लेकिन इसको याद कर लीजिए, जितना मैंने स्टेप बताया है वो याद कर लीजिए। जो भी लिनियर प्रोग्रामिंग का डेफिनेशन है, सिंप्लेक्स मेथड क्या है, भले आप क्वेश्चन नहीं बना पाए, ग्राफिकल मेथड से नहीं बना पाए, लेकिन सबकी चीज के बारे में थ्योरी तो कम से कम जानिए। स्लैक वेरिएबल क्या होता है वो मैंने बताया है 3-4 बार, वो जान लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। मैक्सिमाइजेशन के टाइम में कहाँ पे रखना है ऑप्टिमल पॉइंट को, मिनिमाइजेशन के टाइम में कहाँ पे रखना है ऑप्टिमल पॉइंट को, ऑप्टिमल पॉइंट क्या है। प्लीज इसको आप एक बार सुनिए लेक्चर को और याद रखिए सब। और अगेन ये एडवांटेजेस ऑफ लिनियर प्रोग्रामिंग एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिनियर प्रोग्रामिंग, ये तो थ्योरी में पक्का आएगा ही आएगा। सो लेट अस सी एडवांटेजेस ऑफ लिनियर प्रोग्रामिंग. Linear programming offers several advantages and also comes with certain limitations which are important to consider depending on the context and complexity of the problem being addressed. So let us see the advantages of linear programming. First is mathematical simplicity. The linear programming involves linear relationships between variables, making it relatively straightforward to formulate and solve compared to non-linear optimization problems. नंबर 1 ये हो गया मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी हो गया। दूसरा क्या है भाई एडवांटेजेस में इसका? एफिशिएंसी है। एल्गोरिदम्स लाइक द सिंप्लेक्स मेथड्स आर highly efficient and can solve moderate sized linear programming problems quickly. Interior point methods have also improved efficiency for larger problems. So efficiency second point हो गया। थर्ड पॉइंट क्या हो गया? optimality. LP, that is linear programming, provides an optimal solution if one exists. This makes it a powerful tool for decision making where maximizing or minimizing an objective function under constraint is crucial. Next point है wide applicability. Linear programming has diverse applications across various fields such as economics, engineering, operation research, finance, and logistics, among others. Sensitivity analysis. The linear programming models can easily be adjusted to perform sensitivity analysis, which helps in understanding how changes in the parameters affect the optimal solution. Integration with software. Many software packages, for example,
MATLAB, मतलब नहीं है, MATLAB मतलब नहीं है भाई, MATLAB है. So many software packages, for example, MATLAB, Excel with solver, specialized linear programming solvers are available that can solve the linear programming problems efficiently, reducing the effort required for implementation. Next slide, please. Now let us see the disadvantages or limitations of linear programming. The limitations of linear programming are linearity assumptions. Linear programming assumes linear relationship between variables and constants. If relationships are non-linear, the problem must be reformulated. देखिए अगर नॉन लीनियर होता है तो फिर से आपको reformulate करना पड़ता है, और a different optimization technique must be used. In integer constants. Now, linear programming cannot handle discrete or integer decision variables directly. For example, you cannot have half a machine in a production problem. This limitation is addressed by integer programming IP और मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग MIP टेक्निक्स. अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था बनाना और एप्पल का जो ब्रेकफास्ट के लिए यूज करना है, उसमें क्या था कि 2.7 बनाना कैन बी सफिशिएंट फॉर टेकिंग द intake in the breakfast of for in the context of vitamin C. अब मशीन में के केस में हाफ मशीन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है. So that is what they are saying कि integer constants. Linear programming cannot handle discrete or integer decision variables directly. For example, you cannot have half a machine in production problem. This is what they are saying. Next is complexity. While the linear programming is efficient for moderate sized problems, its performance can degrade for a very large scale of problems or problems with a large number of constants and variables. In such cases, the specialized algorithms and techniques may be required. नेक्स्ट जो लिमिटेशन है हमारा वो क्या? assumptions of certainty. Linear programming assumes that all parameters, coefficient in the objective function and constants are known. ये पहले से assumption कर लेता है कि सारा कुछ known है, जो भी coefficient and objective है, with certainty and do not change during the optimization process. Real world uncertainties may require robust optimization techniques. Non-convex problems. Linear programming assumes convex feasible regions and objective functions. So non-convex problems may have multiple local optima, making it challenging to find the global optimum using linear programming methods. And solution interpretation. Interpreting the results of linear programming solutions can be the challenging, especially when dealing with the complex models or when solutions require world implementation adjustments. Next slide, that is the last slide. Summary. Let me read out the summary. Linear programming is a powerful tool for optimizing decision-making processes in a wide range of applications. Its advantages lie in its mathematical simplicity, efficiency, optimality, and broad applicability. However, it is important to consider its limitations related to linearity, integer constants, complexity, certainty, assumptions, and the nature of the problem being solved. For problems that do not fit with these constants, alternative optimization techniques may be necessary. So with this slide, your unit 1 of the management science is complete, and tomorrow we will start next unit, that is unit 2. We will start tomorrow. Thank you.